बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल का होगा। सो व्हाट इज़ द सॉइल? सॉइल दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज़, और इसमें कुछ मिनरल कंटेंट्स भी होंगे। नेचुरल बॉडी मीन जो ऑर्गेनिक कंटेंट और इनऑर्गेनिक, हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ चुके थे सॉइल के। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है इसमें इसमें एयर स्पेसिस भी हैं, इसमें वाटर्स भी हैं, वाटर, और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लाइक माइक्रोब्स भी इसके अंदर होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सपोर्ट करती हैं लाइफ को ऑन अर्थ, और जो इसके साथ साथ इसका एक साइकिल होता है, साइक्लिक मूवमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो इसमें होगी, जिसका हम फर्दर जो है इसमें इसी लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। जो सॉइल होती है, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ऊपर सबसे ऊपर जो टॉप लेयर होती है, और उससे नीचे जो है सब लेयर्स, और फिर जो है वो पेरेंट लेयर्स होती है। यहाँ से जैसे ये देखें, यही जो लेयर्स होती हैं इनको हॉरिजन्स बोलते हैं। ये ओ हॉरिजन है, ये ए हॉरिजन है, और ये बी हॉरिजन है, और ये सी हॉरिजन है। सो दीज लेयर्स आर प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू द arrangement of the arrangement and properties of various soil layers, and these layers are horizontal and formed during the development of the soil. ये पेरेंट सॉइल है, इससे ये डेवलपमेंट होती जा रही है जिस सॉइल के अंदर जो वो ऑर्गेनिक मैटर इस तरह से ज़्यादा डिपॉजिट होता जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे जो लीफ शेड होने से और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। सो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका जो लेयर्स होती है, इनका जो कलर होता है वो डार्कर एंड डार्कर होता जाता है। सो द टॉप मोस्ट जो हॉरिजन है, जो लेयर है इन प्रोफाइल में, वो ज़्यादा डार्क है यहाँ पे, और उसके बाद ये लाइटर और लाइटर, और फिर ये इस तरह से होता जाएगा। तो ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है। टॉप सॉइल है, surface or very top soil, this may be a few inches or a few feet, very dark with organic matter, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। Subsoil that is just below the top soil, lighter in color comparative to the top soil, and the third one and the lowermost जो layer होगी that is the parent material layer in which sub and the top soil develop from, इसलिए इसको parent layer कहते हैं क्योंकि top soil layer जो है वो इस soil से बनती है। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स भी होता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये इसका जो इनिशिएशन होगा वो हमारे पास प्लांट से होगा। प्लांट्स से होंगे, उनको फर्दर जो है वो फूड वेब और फूड चेन की शक्ल में जो उनके जो ऑर्गेनिक मैटर वो कंजर्व करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यही जो ऑर्गेनिक मैटर जो वो कंजर्व करेंगे वो जो है वो फर्दर फूड डिफरेंट फूड चेन से जो है वो मूव करता हुआ ऐसे फिर, और या फिर डीकम्पोजर के साथ वो डीकम्पोज होकर डिफरेंट लेयर्स में चला जाएगा, और यही जो डिफरेंट फूड चेन्स हैं वो मिलकर एक फूड वेब बना देंगी। जिस तरह की ये वेब यहाँ सामने नज़र आ रही है, तो ये जो फूड वेब होगी यही जो है वो डिफरेंट, यही जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट कंजर्व करते हैं उन्हीं को डीकम्पोज करती है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो है सॉइल की लेयर्स बनती हैं, जिसको हमने डार्कर कलर में देखा। सो ये जो होता है ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, या फिर ये कंज्यूमर्स हैं जो ये कंज्यूम कर रहे हैं इसी प्रोड्यूस जो हुआ यहाँ से, और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको ये कंज्यूम करेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं पीछे हमने देखा, ये जो प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या फिर डीकम्पोजर है, इनका सॉइल की हेल्थ में क्या रोल है? दीज एड्स इन द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे हमने देखा कि ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया और फंजाइज है, ये फंजी ये क्या कर रहे हैं, इसको डीकम्पोज कर रहे हैं, और ये डीकम्पोज करने के साथ साथ इनमें से जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होते हैं उसको रिलीज करते हैं। रिलीज द कंपाउंड्स विच आर अक्यूमुलेटेड इन द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल एज मिनरल एंड कैरीड बाय द अंडरग्राउंड वाटर एज अ न्यूट्रिएंट। तो फिर ये दोबारा वाटर में मिक्स होकर दोबारा से प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट की फॉर्म में अवेलेबल होंगे, और ये दोबारा से न्यूट्रिएंट फिर दोबारा वो प्लांट उन्हीं ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो अक्यूमुलेट करेगा, और फिर उसी को जो है फर्दर जो फूड चेन्स और फिर दोबारा फूड वेब्स के अंदर ये चला जाएगा। दे आल्सो असिस्ट इन द न्यूट्रिएंट साइकिल एंड रिलीज ऑफ द हीट एनर्जी। दे हेल्प इन ब्रेकिंग द एग्रीगेट, दे एड इन द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो इससे जो सॉइल होती है उसके अंदर पोरोसिटी ज़्यादा हो जाती है,
यानी उसके अंदर पोर स्पेसिस ज़्यादा हो जाएंगी, और पोर स्पेसिस जो होती है वो कवर होती बाय एयर एंड वाटर। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होंगे वो क्या करेंगे, सॉइल की पोरोसिटी को और फिर इसकी वाटर कंटेंट को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को जो है वो इंक्रीज कर देंगे। और दीज आल्सो हेल्पिंग द इंट्रैपिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस फॉर एरेशन ऑफ एनिमल्स। ये जो डिफरेंट माइक्रोब्स हैं सॉइल के अंदर, सॉइल प्रोफाइल के अंदर, ये न्यूट्रिएंट की जो साइकिलिंग है उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। वो कैसे, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट के अंदर ट्रैप्ड होते हैं, ये उसको डीकम्पोज कर दोबारा से उसके अवेलेबल प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में बना देते हैं, और ये अवेलेबल फॉर्म जो होती है वो दोबारा से ऑर्गेनिक मैटर में जो है वो डिपॉजिट होकर दोबारा से अवेलेबल हो जाती है डिफरेंट फूड चेन में। So exchange of the nutrient elements between the living and the non-living part of the ecosystem, and they conserve the nutrient supply and result in the repeated use। तो ये cyclic form में, ये repeated form में चलता जाएगा। This is all because of the microbes। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में दो प्रोसेस है ज़्यादा। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिक फॉर्म जो है एलिमेंट्स की उसको इनऑर्गेनिक या मिनरल फॉर्म में चेंज हो जाना, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक फॉर्म इनटू द मिनरल और इनऑर्गेनिक फॉर्म। जैसे कि ये अमोनिया में कैटाइंस की शक्ल में, या फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके आयंस, और यहाँ पोटेशियम आयन की शक्ल में। इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि और जो ये ऑर्गेनिक कंटेंट के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका इमोबिलाइज हो जाना, मतलब ये फर्दर मूव नहीं करेंगे विद इन द इकोसिस्टम। तो ये इमोबिलाइज किस शक्ल में हो जाएंगे, ये इमोबिलाइज इस शक्ल में हो जाएंगे कि कुछ जो प्लांट टिश्यू हैं या फिर जो माइक्रोब्स हैं ये उनकी बॉडी का पार्ट बन जाएंगे, और फिर ये सिस्टम के अंदर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक वो जिंदा है ये उनकी बॉडी का पार्ट रहेंगे। जब वो डीकम्पोज डेड हो जाएंगे तब वो दोबारा से जो है वो मूव करेंगे विद इन द इकोसिस्टम। सो दैट इज द immobilization is the uptake of inorganic element nutrients from the soil by organism and conversion of the element into microbial and plant tissue। so ये माइक्रोब्स या प्लांट टिश्यू का पार्ट बन गए, इसलिए ये सॉइल के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर मूव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इसको कहेंगे कि ये इमोबिलाइज हो गए, यानी ये मूव नहीं कर रहे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी रिएक्शन। ये रिएक्शन ऑफ सॉइल दैट इज मेजर द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ये डिटरमिन करती है कि सॉइल के अंदर हाइड्रोजन के कंटेंट या फिर हाइड्रोक्साइल आयन के कंटेंट कितने ज़्यादा हैं। अगर हाइड्रोजन कंटेंट आउट नंबर होंगे या ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि ये जो सॉइल है वो एसिडिक है, और अगर हाइड्रोक्साइल कंटेंट जो है वो आउट नंबर होंगे या ज़्यादा होंगे देन इट मीन के सॉइल जो है वो बेसिक है। ये एसिडिटी या बेसिसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास एक स्केल है, दैट इज द पीएच स्केल। ये पीएच स्केल है, यहाँ पे ये शो करता है कि पीएच 0 से लेकर 14 तक, ये 14 डिफरेंट जो इसके स्केल के मेजर्स होंगे ये शो करेंगे। ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये एसिडिक होगी, और ये जो है वो लाइट एसिडिक होंगी, ये ऑलमोस्ट जो है वो न्यूट्रल होंगी, और फिर ये जो है वो यहाँ से जो बेसिक स्केल पार्ट है वो शुरू हो जाएगा, और ये हाईली बेसिक होंगी। यहाँ पे ये जो दरम्यान में ये न्यूट्रल पार्ट है ये शो करता है जो वो वाले ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, लाइक ये ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए ये वाला पार्ट होगा, लाइक एसिड इन बनानास एंड द ऑरेंज जूसेस, लेमन जूसेस, ये सारे जो है वो ऑर्गेनिक एसिड कंटेंट होंगे। ये फिर न्यूट्रल है, और उसके बाद ये बेसिक का पार्ट आता है। ये जो पीएच की वैल्यू होती है ये इस डिफरेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट के साथ भी लिंक करती है। अगर ये पीएच यहाँ तक एसिडिक है तो ये फ़िश के लिए सूटेबल नहीं होगी, और ये फ़िश यहाँ पे डाई हो जाएगी। और ये वाली पीएच जो है ये टेडपोल्स के लिए, क्रेफिश के लिए, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है इनके लिए ये सूटेबल नहीं होगी, वो डाई हो जाएंगी एसिडिक कंटेंट में ज़्यादातर। ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन, दैट एन सी फॉर नॉर्मल कंडीशन में नेचुरल सॉइल जो होता है उसकी पीएच जो है वो 4 से 8 तक होती है, मोस्टली ये एसिडिक होता है, और उसके बाद ये न्यूट्रल में लास्ट में, विद मोस्ट ऑफ द सॉइल टेंडिंग फ्रॉम द एसिडिक विद द पीएच वैल्यू 4.5 to 6। ज़्यादा जो सॉइल्स होंगी वो एसिडिक होंगी। इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द प्लांट ग्रोथ को सूटेबल जो करती है ना वो न्यूट्रल सॉइल या स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल जो होती है वो
प्लांट का जो है वो सूटेबल होती है उसके लिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी न्यूट्रिएंट ऐड करें तो उसके लिए जो उससे पहले सॉइल का टेस्टिंग ज़रूर करवा लें। हम स्टडी क्यों करते हैं इसको, पीएच को? बिकॉज दिस हेल्प इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट। सॉइल का टेस्ट करवाएंगे न्यूट्रिएंट, क्योंकि जो हम खाद जो फर्टिलाइजर इसमें ऐड कर रहे हैं, that the availability of those fertilizer being added in the soil depend largely on the pH of the soil, that also affect the soil organism। जैसे माइक्रोब्स का पढ़ा हमने कि वो एसिडिक ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे वो डाई हो जाएंगी, जिसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो डीकम्पोजिशन कम हो जाएगी। द टॉक्सिसिटी ऑफ इन एसिडिक सॉइल, जो एसिडिक सॉइल होंगे वो टॉक्सिक होंगी। हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो एसिडिक है वहाँ पे, ये देखें यहाँ पे, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे मोस्टली डाई हो रहे हैं, जिस वजह से एसिडिक पार्ट में माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी वहाँ पे। एंड पीएच प्रेफरेंस फॉर द प्लांट, क्योंकि प्लांट जो होंगे वो भी कौन सी पीएच, जो ऑलमोस्ट जो न्यूट्रल है उस पीएच को या स्लाइटली अल्कलाइन पीएच को जो है वो प्रेफर करेंगे। ये फर्दर इंपॉर्टेंस है इसकी, इट इफेक्ट द सोलबिलिटी ऑफ द मिनरल्स। बताया कि फर्टिलाइजर जो होंगे उनकी अवेलेबिलिटी जो है इस पर डिपेंड करती है। मोर सॉल्युबल इन स्लाइटली एसिडिक, मोस्ट क्रॉप्स डू बेस्ट एट पीएच 6.5, ऑलमोस्ट न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन में जो वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे। प्लांट्स प्रेफरिंग एसिडिक सॉइल लाइक पाइनएप्पल्स, और जो बेसिक सॉइल में होंगे ये बार्ली, शुगर भी। सॉइल पीएच also soil microbes decrease soil microbial activity with acidic soil, जो हमने देखा पिछले लास्ट स्लाइड में, स्लो हो जाएगी या डिकम्पोजिशन स्लाइटली, डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो या स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी, तो इस वजह से जो है वो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी भी जो है वो कम हो जाएगी। सॉइल एसिडिक क्यों होती हैं? क्योंकि रेनफॉल से जो एसिडिक रेन होती हैं वो भी सॉइल के अंदर आती हैं, तो जिसकी वजह से सॉइल में जो है वो एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो जाते हैं। ये कुछ पेरेंट मटेरियल, मतलब जिससे सॉइल बनती हैं, जो हमने सॉइल की प्रोफाइल में पढ़ा था, जो पेरेंट मटेरियल है, इफ़ दैट इज़ एसिडिक देन द सॉइल विल बी एसिडिक। ऑर्गेनिक मैटर का जो डिके होगा उससे भी जो है वो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है। और हाई यील्डिंग क्रॉप्स जो होती हैं ये भी क्या करेंगी, एसिडिक कंटेंट जो सॉइल के उसको इंक्रीज करेंगी। और क्या सोर्सेज हो सकते हैं एसिडिक सॉइल के एसिडिटी के? इन सॉइल रेस्पिरेशन बाय द रूट्स रेस्पायर करेंगी, तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगी, तो ये कार्बोनिक एसिड है, जिसकी वजह से सॉइल जो वो एसिडिक हो जाएंगी। या फिर क्या होगा, द मिनरलाइजेशन नाइट्रोजन कंटेंट या सल्फर के होंगे, तो इससे जो है वो नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड पैदा होंगे, जो सॉइल को एसिडिक बना देंगे। थर्ड रीज़न इसमें क्या है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, और जब इसके साथ जो वाटर है, रेनफॉल वाटर, वो इसके साथ कंबाइन होगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, जो कि इसकी पीएच जो है वो 5.6 होती है। वो भी सॉइल को, जब सॉइल के ऊपर आएगा तो रेनफॉल की शक्ल में, तो वो भी सॉइल को एसिडिक कर देंगे। इसको मैनेज कैसे करेंगे अगर एसिडिक है सॉइल? तो हम इसमें लाइम या चूना जो है इसको यहाँ पे इसकी एडिशन करते हैं। सॉइल अमेंडमेंट कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज टू न्यूट्रलाइज द सॉइल एसिडिटी। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ मिलेंगे तो कैल्शियम के आयन और ये बाइकार्बोनेट्स और ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। और ये आपको पता है कि एसिडिक को जब न्यूट्रलाइज करना हो तो एसिड एच आयन और ये OH आयन जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इस वजह से सॉइल की जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। फर्दर इसके एक और केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज द कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट करता है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, दैट इज द सी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड एंड एक्सचेंज कैटाइन्स। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इज द ability of the soil to hold and exchange cations, and it is one of the most important chemical property in the soil and is usually closely related to the soil fertility। क्योंकि सॉइल जो है वो जो डिफरेंट हम इसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे फर्टिलाइजर की शक्ल में, तो वो अगर ये कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होगी तो ये उन कैटाइन्स को होल्ड करेगी, और उन कैटाइन्स को होल्ड करेगी तो इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इससे इफेक्ट होगी। अ फ्यू ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट कैटाइन्स that are the part of the cation exchange capacity include calcium, magnesium, potassium and ammonium।
ये हमारे वही वाले फर्टिलाइज़र है जो हम इसमें ऐड करेंगे, जो है वो इस कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं. So what about the conclusion of the whole these chemical and physical properties? Soil has biophysiochemical properties. सॉइल फिजिकल स्ट्रक्चर इसमें देखा था हमने, टेक्सचर देखा था, और ये जो है वो ये डिपेंड करता है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है सॉइल की. इट आल्सो इफेक्ट द रूट पेनिट्रेशन एंड द न्यूट्रिएंट्स सप्लाई टू द सॉइल. सॉइल ऑर्गेनिज्म प्ले अ मेजर रोल, क्योंकि इसकी वजह से साइक्लिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की, और इसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है वो डीकम्पोज होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड मैनी न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव, और फिर इस वजह से जो है वो डिफरेंट साइकिल्स होते हैं इसके अंदर. एंड सॉइल पीएच इज़ नीडेड फॉर मैनेजिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, क्योंकि जो सॉइल की पीएच जो है वो डिफाइन करती है कि हम जो है वो हमने फर्टिलाइज़र इसमें अप्लाई किया वो प्लांट के लिए अवेलेबल होगा या फिर वो फिक्स हो जाएगा. तो इट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. ये बेटा मिड में इंक्लूड होगा तो आप यहीं से जो है वो देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच.